हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर में पहला पेज कंसंट्रेशन टर्म्स पर है, दूसरा पेज सॉल्युबिलिटी स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास। सॉल्युबिलिटी को तीन पार्ट में बांट कर पढ़ना है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। जिसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड जिसमें हेनरीज लॉ था वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। तो हेडिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। इसका मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। जब हम लोग बोलते थे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसका मतलब सॉलिड सॉल्यूट था और लिक्विड सॉल्वेंट था। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मतलब गैस क्या था, सॉल्यूट, और लिक्विड सॉल्वेंट था। सीधा गैस इन लिक्विड मतलब गैस को लिक्विड में डाल रहा है ना, तो गैस क्या हो गया, सॉल्यूट, और लिक्विड क्या हो गया, सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, तो लिक्विड सॉल्यूट और दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट। बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन इसी को बोलते हैं, है ना। इसमें टर्म लिखोगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है ना। देखो, जैसे एक बर्तन में पानी है, ठीक, नीचे से आग लगा दिए तो क्या होगा, हीट होगा। हीट होके ऊपर से नहीं, पहले नीचे से, पहले यहाँ वाला मोलिकुल्स, अगर इतना बड़ा बर्तन है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ वाला मोलिकुल्स पहले हीट होगा ना। अरे यार, गैस चूल्हा इधर से जल रहा है ना, तो ये वाला पहले हीट होगा। हीट होके ये आया 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 आया, लिक्विड सरफेस पे झटका मारेगा बाहर जाने के लिए। इसी झटका को क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। कोई बोलेगा वेपर प्रेशर क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन इट्स लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है ना। वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है लिक्विड सरफेस पे इक्विलिब्रियम पे, उसी को वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो लिखोगे द प्रेशर exerted by vapor on its liquid surface at equilibrium is called vapor pressure। ठीक है, जो मैं पॉइंट करके फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, इसका क्वेश्चन कैसे पूछता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर पे कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा। ठीक है, तो पहला नंबर नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड का नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तुमसे कोई पूछेगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, तो मजबूती। जो लोग 11th पढ़े होंगे अच्छे से, ये टर्म बहुत बार सुने होंगे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, मजबूती। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा तो वोलेटिलिटी कम। ठीक है, कैसे, मजबूती अगर ज़्यादा तब वोलेटिलिटी मतलब होता है टेंडेंसी टू फ्लो, भागने का टेंडेंसी। तो अगर कोई चीज़ मजबूत रहेगा तो उसमें भागने का टेंडेंसी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो मजबूती ज़्यादा तो वोलेटिलिटी कम, और वोलेटिलिटी कम तो वेपर प्रेशर भी कम। कैसे, समझो, रटो नहीं, समझो कि मजबूती अगर ज़्यादा तो भागने का टेंडेंसी कम, है ना। अब भागने का टेंडेंसी कम तो प्रेशर भी धीरे से लगाएगा। लेकिन वही अगर मजबूती कम रहेगा तो भागने का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा। और जब वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगा तो जोर से प्रेशर मारेगा ना बाहर जाने के लिए, जल्दी भागना चाहेगा ना, तो इसलिए उस केस में वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। तो क्या समझे हम लोग यहाँ पे नेचर ऑफ लिक्विड में कि मजबूती अगर ज़्यादा तो धीरे 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 चलेगा, तो वोलेटिलिटी कम, अब वोलेटिलिटी कम तो वेपर प्रेशर भी कम। दूसरा नंबर फैक्टर्स है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर ज़्यादा, इस सोचो अपने से, टर्म जानते ही हो वेपर प्रेशर मतलब वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है इक्विलिब्रियम पे, है ना। लिक्विड ही जब हीट हो जाता है ना तो वो भाप के फॉर्म में आ जाता है ना, उड़ने लगता है ना।
तो उसी को वेपर बोलते हैं, है ना। तो वेपर के द्वारा जो प्रेशर, सोचो टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये और तेजी से ना, मतलब पहले जो टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, अब अचानक से बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर जब बढ़ा दोगे तो और पहले के रिस्पेक्ट में तेजी से ना भागेगा, और जब तेजी से भागेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगाएगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा। समझ के रखना, रट के नहीं, समझ के रखना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट एक बात, ये फैक्टर्स हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट बात ये कि एक तरफ एक बर्तन में सॉल्वेंट ले लिए, इमेजिन करोगे एक बर्तन में सॉल्वेंट ले लिए, मतलब इस बर्तन में दूध ले लिए सिर्फ, हालांकि दूध भी फिर वैसे नहीं, सिंपली सोच लो, चलो ठीक है, एक बर्तन में दूध ले लिए, सॉल्वेंट इसको एज्यूम कर लिए। एक बर्तन में सॉल्यूशन ले लिए, दूध, उसमें चावल मिला दिए, चीनी मिला दिए, ये सब, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन हो गया, ये क्या मान लिए, सॉल्वेंट मान लिए, इसको क्या मान लिए, सॉल्यूशन। फिर से एक बार, इस बर्तन में क्या है, दूध, इस बर्तन में दूध, चावल, चीनी, मतलब सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है। अब दोनों को गैस चूल्हा पे चढ़ा दिए, आग लगा दिए, सेम टेम्परेचर से आग लगा दिए। तो बताओ ये दोनों में वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, सोचो जल्दी से आंसर सोचो, फिर हम सोचवाते हैं। सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा कि सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर, ये सोचना है। अगर तुम सेम टेम्परेचर से दोनों में आग लगाती है तो क्या होगा कि दूध जो है ना जल्दी भागेगा, विथ रिस्पेक्ट टू ये वाला, है ना, दूध, चावल, चीनी वाला, ये थोड़ा लेट से भागेगा। तो ये जल्दी भागेगा मतलब ये प्रेशर ज़्यादा लगाएगा, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा, ठीक है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम। रट के रखना है कि समझ के, समझ के रखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, कोई दिक्कत नहीं, एकदम एग्जाम्पल सोच लेंगे ना, जैसे ही सॉल्वेंट सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर आएगा ना, सॉल्वेंट की जगह पे सोच लेंगे दूध, सॉल्यूशन की जगह पे दूध, चावल, चीनी। अब गैस चूल्हा पे चढ़ा दो, अब इमेजिन करो सेम टेम्परेचर से जब आग लगाओगे तो क्या होगा, ये पहले निकलेगा, दूध सिर्फ पहले निकलेगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम। तो लिखोगे वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा किससे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर से। नेक्स्ट टर्म है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले क्या देखे थे, वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या देख रहा है, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब वेपर प्रेशर के अंदर है ना। अब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये टर्म बहुत बार आता है, बहुत बार, ट्वेल्थ में भी बहुत बार आएगा, ऑर्गेनिक में तो छल्ली हो जाएगा, जहाँ तहाँ इसका यूज आता रहेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो देखो समझने के लिए तो ऐसे कि एकदम शॉर्ट में बोलने के लिए इस तरह से दिमाग में रखेंगे कि उतना टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बॉयल कर जाए, उबल जाए, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट उतना टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ये समझने के लिए हो गया, है ना। अब लिखना हो कहीं तो ये नहीं, ये समझने के लिए इतना कि हाँ उतना टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बॉयल कर जाए, लेकिन लिखने के लिए ये कि उतना टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए। सही बात है, ये आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है वेपर प्रेशर, और निकल गया एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ गया, मतलब बॉयल कर गया ना। तो उतना टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए, उसी को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो लिखोगे द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to external pressure is called बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये देख लिए बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन। समझने के लिए, शॉर्ट में बोलने के लिए सीधा सीधा ये दिमाग में रखेंगे कि उतना टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस बॉइल कर जाए उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन
कोई को बताना है, डिफिनीशन बोल लिखना है, तो ये बोलेंगे कि उतना टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए, उसी को क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। दोनों सेंस रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बात ये कि वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा, ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, शॉर्ट में लिखे हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये सोच के देखो। थोड़ा देर पॉज कर दो, टाइम लगता है ये सोचने में, नहीं चट से बोल दिया हाँ बढ़ जाएगा घट जाएगा, यार इतना जल्दी हम नहीं सोच पाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा ना पॉज करके आराम से सोच लो, वेपर प्रेशर ज़्यादा, वेपर प्रेशर जानते हो, बॉइलिंग पॉइंट जानते हो, दोनों टर्म जानते हो। टर्म जानने का मतलब क्या, सोचना। टर्म ही नहीं जान रहे तो फिर तो सोचने में मज़ा नहीं आएगा। तो वेपर प्रेशर जानते हो, ये प्रेशर लग रहा है ना लिक्विड सरफेस पे, वेपर। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर जिससे बॉयल कर जाए, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए, तो बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या, पॉज करके एक बार सोच लो, उसके बाद मेरा सुनोगे ना तो अच्छा रहेगा। क्या आंसर है पहले ही सोच लो, उसके बाद इधर देख लेना आगे। तो तुम सोचो भाई, एक बर्तन में एक लिक्विड है, इधर भी एक लिक्विड है, दोनों सॉल्वेंट है, ठीक। इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, हो सकता है यार, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है ना। तो चलो ठीक है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा मतलब तेजी से थोड़ा जा रहा है, इसका वेपर प्रेशर का मतलब कोरी तरह जा रहा है ना, धीरे धीरे। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा अगर, ठीक, तो इसमें टेम्परेचर कम ही ना देना होगा बॉईल करने के लिए, तो ऑलरेडी पहले से भाग ही रहा है ना तेजी से, तो कम ही टेम्परेचर दोगे तो बॉईल कर जाएगा। लेकिन इधर में क्या है कि वेपर प्रेशर इसका कम है, तो ये कोढ़ी की तरह जा रहा है, तो इसको टेम्परेचर ज़्यादा देना होगा बॉइलिंग पॉइंट पे जाने के लिए। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कम। देखो, टेम्परेचर ज़्यादा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा, लेकिन वेपर प्रेशर ज़्यादा तो ऑलरेडी तेजी से निकल रहा है। जब ऑलरेडी तेजी से निकल रहा है तो टेम्परेचर कम देना होगा। वेपर प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, इधर ना रेट और टाइम का ग्राफ बनाना है। रेट और टाइम का ग्राफ बनाना है। देखो, इधर रख दिए रेट, इधर रख दिए टाइम, ठीक है। तो दो टर्म आएगा, रेट ऑफ इवेपरेशन और दूसरा रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये रेट ऑफ इवेपरेशन क्या होता है, इवेपरेशन मतलब इवेपरेट करना, नाम से सोचा करो टर्म, इवेपरेट करना, है ना। और रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मतलब जम जाना, इवेपरेशन ठीक हट जाना, अलग हो जाना, कंडेंसेशन जम जाना। तो दो टर्म है, एक रेट ऑफ इवेपरेशन और एक रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इस ग्राफ से देखेंगे कि रेट ऑफ इवेपरेशन समय के साथ कांस्टेंट रहता है, लेकिन रेट ऑफ कंडेंसेशन समय के साथ बढ़ता है। ये किसका ग्राफ है, रेट ऑफ कंडेंसेशन का, रेट ऑफ कंडेंसेशन का। और ये किसका ग्राफ है, रेट ऑफ इवेपरेशन का, रेट ऑफ इवेपरेशन का। और ये जो पॉइंट है दोनों बराबर हो गया ना, जहाँ पे रेट ऑफ इवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपरेशन बराबर आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, है ना। ठीक, अब थोड़ा इसको महसूस करते हैं। ग्राफ से तो चलो ये ठीक है, देख लिए कि भाई रेट ऑफ इवेपरेशन समय के साथ क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछेंगे, रेट ऑफ इवेपरेशन समय के साथ क्या होता है, तो क्या बोलोगे, कांस्टेंट रहता है। रेट ऑफ कंडेंसेशन समय के साथ क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक। अब कैसे समझो, पहले रेट ऑफ कंडेंसेशन के बारे में सोचते हैं। कंडेंसेशन मतलब जम जाना, ठीक है। तो इसके बारे में सोचते हैं। एक स्टील का बर्तन ले लो, उसमें पानी भर दो, उसको फ्रीजर में रख दो। अब इमेजिन करो, वो भी बात इमेजिन ही करना था, है ना, इन्हें सही में पहले रख के आ जाएंगे, उसके बाद सुनेंगे। इमेजिन ही करना है, एक स्टील का बर्तन ले लिए, उसमें पानी भर दिए, उसको फ्रीजर में रख दिए। कुछ देर बाद
15 से 20 मिनट बाद उस बर्तन को निकाल के देखें तो साइड साइड से हल्का सा लेयर बन चुका होगा आइस का। मतलब उस कंडेंस हो रहा है, अपना लेयर बना है, एकदम हल्का सा लेयर, बहुत ज्यादा लेयर नहीं, हल्का सा लेयर बन चुका होगा। मतलब कंडेंस हो रहा है, ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा टाइट हो रहा होगा। तो जो कंडेंसेशन होता है ना, पहले साइड साइड से होता है। जो बर्तन का जो आकार होगा, जो भी आकार होगा, स्क्वायर, सर्कुलर, एंड जो भी होगा, तो उस आकार में साइड साइड से पहले क्या होगा, कंडेंस होगा, जमना स्टार्ट होगा। अब तुम सोचो, जब साइड वाला जमा ना, है ना, कुछ टाइम लगा, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा। पहले पानी एकदम अच्छा से कूल हुआ, उसके बाद फिर धीरे धीरे जमना स्टार्ट किया, हल्का सा पपड़ी पड़ा, उसके बाद धीरे धीरे जमना स्टार्ट हुआ। अब जब जमा ना, तो अंदर में हल्ला हो गया कि रे हम जम रहे हैं, इधर साइड साइड से ये जम रहा है। हल्ला पे ही तो होता है मार्केटिंग सब चीज़ का, है ना। तो इधर सब चीज जम रहा है, तो जम रहा है ना, तो ये अंदर से ये सब जम रहा है, तो हम भी जम जम जम, अंदर वाला उसको पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं, वो बस जम 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 जम, भीड़ का देख के ऐसे ही होता है ना। तो ये भी क्या करेगा, जम जम जम, जल्दी जल्दी जमेगा। पहले के रिस्पेक्ट में तो रेट बढ़ जाएगा कि यार जल्दी जमो है, फिर और रेट बढ़ जाएगा, और रेट बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा ना, इसके इन्फ्लुएंस में ना आ गया सब, इससे प्रेरित हो रहा है कि अरे ये सब जम रहा है, ये जम रहा है, तो अंदर वाला भी जमो, और जमो, और जमो, और जमो। तो सब मिल के इसको इन्फ्लुएंस करेगा, बाहर वाला अंदर वाला को, जल्दी 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 जमा देगा। तो क्या हो जाएगा ना कि रेट ऑफ कंडेंसेशन समय के साथ जल्दी जल्दी जमते चला जा रहा है ना, इन्फ्लुएंस में आ रहा है ना। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन समय के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में सोचो, रेट ऑफ इवेपोरेशन के बारे में थोड़ा ध्यान से एकदम सुनना। ऐसे हालांकि लिक्विड के बारे में सोचवाना चाहिए था, लेकिन लिक्विड के बारे में ही सोचवाएंगे तो नहीं समझ पाएंगे। मेन मकसद रहता है समझ में आ जाए, इसलिए एग्जांपल लेना होता है इधर उधर। नहीं तो लिक्विड के लिए भी वही चीज़ होता है, लेकिन डायरेक्ट लिक्विड के लिए बता देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो इसको ऐसे सोच लो, रेट ऑफ इवेपोरेशन का। जैसे कोई कोचिंग है, उसका बहुत फेमस है कोचिंग, नाम बहुत है। नाम बहुत क्यों है, प्रचार जबरदस्त टाइप से करवाता है, खूब एकदम जिन्ने तिन्ने पोस्टर लगा देगा, ये वो एकदम पूरा हर तरह से ऐड करेगा, रेवेन्यू अच्छा खासा आता है उसका। तो उस कोचिंग में जो बच्चा जा रहा होगा, क्या हर बच्चा को समझ में आ ही रहा होगा क्या, वहाँ पे सेटिस्फाई होगा ही क्या, नहीं। कोई ऐसा कोचिंग नहीं होता है जिसमें 100% बच्चा सेटिस्फाई हो। क्या तो ठीक है, 100% नहीं तो 80% बच्चा, नहीं। जो बहुत ज़्यादा प्रचार करवाता है ना, बहुत ज़्यादा प्रचार करवाता है, उसमें तुम सच में अगर 10 बच्चा से पूछो तो 8 बच्चा, 80% है ना। तो 10 बच्चा में पूछो तो 8 बच्चा नहीं बोलेगा कि हम सेटिस्फाई हैं। 10 बच्चा में 2-3 बच्चा मुश्किल से बोलेगा कि सेटिस्फाई है। और खाली ये नहीं पूछना है कि सेटिस्फाई हो कि अनसेटिस्फाइड हो, क्योंकि बहुत बच्चा एकदम गधा भी होता है, उसको वो अनसेटिस्फाइड सेटिस्फाइड मतलब ही नहीं जानता है। सेटिस्फाइड मतलब हमको समझ में आ रहा हो, अच्छे से इंटरेस्ट आ रहा हो। हम उसके बावजूद पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो मेरा प्रॉब्लम है। ठीक, हम घर पे सेल्फ स्टडी अगर नहीं कर रहे हैं तो हमको समझ में आएगा, तब भी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे, तो हम बेवकूफ़ के भकलोले रहेंगे। लेकिन पहला कंडीशन तो ये है ना कि इधर से हमको समझ में आना चाहिए। अगर हमको समझ में ही नहीं आ रहा है, हमको थोड़ा इंटरेस्ट ही नहीं आ पा रहा है, टर्म समझ में नहीं आ पा रहा है, क्लास में बता के टीचर चले जा रहे हैं, लिखवा दे रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ पा रहा है, क्वेश्चन वो बता दे रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ पा रहा है, तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बच्चा क्या होता है ना कि वो सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड का मतलब ये, वो बता हाँ सेटिस्फाइड है, नहीं पबजी उबजी खेलने को मिल जाता है, मस्ती उस्ती करते हैं अच्छे से एकदम, कहीं नहीं भी जाते हैं तो कोई टेंशन होता नहीं है, और कोई दिक्कत का बात नहीं है, एकदम एकदम कोचिंग में भी मस्ती वाला माहौल एकदम शानदार, बहुत अच्छा है हमको, हाँ। तो सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड में फिर वो क्या बोल देता है कि सेटिस्फाइड है, अब बहुत ये है वो है, सर बॉम है, ये है वो है। आपने हिंदी जरा पूछ दिए, दाची यार दिए, मोलालिटी का फार्मूला ये अभी रिवीजन नहीं किए, थोड़ा सा दिक्कत है। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी तो बनाना ही नहीं, सब बहुत सारा नौटंकी। तो खैर अलग अलग प्रकार का बच्चा होता है, तो उसमें ठीक है। तो जिस बच्चा में पहले 10 गो बच्चा को खड़ा कर लिए, 10 गो बच्चा से
पाँच पाँच को क्वेश्चन पूछ लिए, कोई भी चैप्टर का, जो भी चैप्टर चल रहा है उसी चैप्टर का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ, बायोलॉजी जो भी है उसका पाँच पाँच को क्वेश्चन पूछ लिए। अब पाँच को मैं कम से कम 3 क्वेश्चन का भी आंसर जो दे दिया हो उसको खड़ा कर लिए, जो 3 क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दिया हो उसको छाट के भगा दिए, क्योंकि उसको सेटिस्फाइड अनसेटिस्फाइड का मतलब पता नहीं होगा। अगर वो सेटिस्फाइड बोल रहा है तभी भी दिक्कत, अनसेटिस्फाइड बोल रहा है तभी भी दिक्कत, क्योंकि वो दूसरा ही दुनिया में घूम रहा है, तो भाई उसको कोई क्या करेगा। अब कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, तुम कभी आए कभी नहीं आए, तुमको समझाया जाएगा कि भाई डेली आओ, तुम डेली एवे नहीं किए, तुमको अच्छे से समझ में भी आ रहा है, घर पे जाके सेल्फी स्टडी नहीं कर रहे हो, तो वो अलग है, वो दूसरी दुनिया में रहता है ना, उसको हटा दो। तो अब इधर में साफ सुथरा बच्चा बचा, गंदा बच्चा सब छट गया, फालतू बच्चा सब छट गया। अब इधर में जो बचा, जो भी बच्चा वो ठीक ठाक बच्चा है, मतलब इतना कि 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर दे के खड़ा है इधर, मतलब ये सब थोड़ा ठीक है। अब उसमें से, अब उससे तुम पूछो कि आप सेटिस्फाइड है कि अनसेटिस्फाइड है, उससे अच्छा आंसर मिलेगा तुमको, वो क्लियर कट बोलेगा कि इस सब्जेक्ट में सेटिस्फाइड है, इस सब्जेक्ट में अनसेटिस्फाइड है, ये चैप्टर में ऐसे ठीक चला था, इस चैप्टर से गड़बड़ाने लगा था, ऐसे करके वो सब क्लियर कट बोलेगा, बताएगा, अच्छे से बताएगा। तो बहुत जगह क्या होता है कि बच्चा सही में बहुत मेहनत करने वाला होता है, बहुत अच्छा से पढ़ाई करने वाला होता है, घर पे सेल्फ स्टडी करता है, डेली डेली जाता है, सीरियस रहता है, ये नहीं कि मजाक में ले रहे हैं जिंदगी को, जैसे तैसे नौटंकी करके पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं, सीरियस रहता है। उसके बावजूद भी वो बेचारा को समझ में ही नहीं आता है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं आ पाता है, एकदम झाई झोंए मारने के चक्कर में ना बेसिक बात हटा दिया जाता है, जिससे वो बेचारा परेशान रहता है। अब जब परेशान रहेगा तो यार उसको समझ में ही नहीं आएगा, तो घर पे जाके कैसे बेचारा सेल्फ स्टडी करेगा, यहाँ पे दिक्कत आ जाता है। अब चलो ठीक है, अब अपना टॉपिक पे आते हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन पे। ठीक, अब वो बच्चा जो एड देखा, तगड़ा टाइप का एड देखा, उसके बाद 10th के बाद जाके टेस्ट दिया, टेस्ट में उसको 20% 30% स्कॉलरशिप मिला, उसका माँ बाप बच्चा खूब खुश हुआ कि मेरा ई कोचिंग में स्कॉलरशिप मिल गया, मतलब मेरा बच्चा बम है, ये है वो है, उसके बाद जाके नाम लिखवा लिया। वो बेचारा, वो बच्चा पढ़ भी रहा है लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो कितना दिन टिकेगा। अच्छा बच्चा है, वो सीरियस बच्चा है, वो बेचारा घर पे चाहता है कि मेहनत करे, उसको समझ ही में नहीं आता है कि इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें हमको क्या समझना है, इसमें हमको क्या सोचना है, उसको समझ में बस चर 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 लिख के आगे भाग गए। कब चैप्टर स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ पता ही नहीं। वो बच्चा कुछ दिन बाद छोड़ देगा कोचिंग आना। अब छोड़ के या तो वो दूसरा जगह दोस्त वगैरह से पता करके या तो दूसरा जगह जाएगा, पकड़ेगा, जहाँ समझ में आए, जहाँ पे डाउट बताया जाए, या फिर वो बेचारा सेल्फ स्टडी सोचेगा, ऐसा हूँ हम जाते भी थे, हमको कहाँ कुछ समझ में आता है, तो फिर ठीक है, तो उसका मामला अलग हो गया, वो कोचिंग छोड़ दिया। कौन सा कोचिंग छोड़ा? जिसका बहुत तगड़ा टाइप का नाम था, हैवॉक क्रिएट था मार्केट में, गजब है, ये है वो है ना। अब वो बच्चा छोड़ दिया, मतलब वो इवेपरेट कर गया। बहुत सारा बच्चा है, उसको हम लोग लिक्विड एज्यूम कर लिए, तो उसमें से एक लिक्विड इवेपरेट कर गया, छोड़ दिया कोचिंग। जब ये छोड़ दिया, ये कितना को बता पाएगा, ये कितना को बताएगा कि भाई वहां मत जाना, उसका बहुत ये है वो है, लेकिन तुमको समझ में नहीं आएगा, उसका सिस्टम अच्छा नहीं है, तुम परेशान रहोगे कुछ दिन बाद। वो कितना को बताएगा, तुम ही सोचो। यार वो पढ़ने वाला था, उसको नहीं समझ में आ रहा था इसलिए छोड़ा, वो अपना बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4-5 दोस्त को बताएगा, अपना भाई बहन को अब वहां पे नहीं पकड़ने देगा। कोई बोलेगा तो उसको 2-3 चाटी लगाएगा कि नहीं नहीं जाना है वहां पे, बहुत नाम है उसका, नामे के पास रहने दो उसके, यहाँ नहीं जाना है हमको। तो उसका ज्यादा से ज्यादा उसके इन्फ्लुएंस में कितना आएगा जी? 5-6, 5-6, ज्यादा से ज्यादा। वो 5-6 में भी उसके पूर्ण रूप से उसके इन्फ्लुएंस में मात्र 1-2 जो उससे बहुत क्लोज होगा, जो उसको अच्छे से जानता होगा, जिससे उसका अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बैठता होगा, वो उसका बात सुन के उसका बात मानेगा। बाकी 3 इसका रिलेशन में है, या इसका अच्छा दोस्त है,
या जानने वाला है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी इसका बात नहीं मानेगा, नहीं दूर वो नहीं पढ़ता होगा उसलिए नहीं समझ में आता है, हम तो पढ़ेंगे ना, हमको आएगा समझ में, अब बहुत आएगा, इतना प्रचार होता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, इतना शानदार आदमी है, कैसे नहीं पकड़ेंगे हम यहाँ पे। तो ऐसा बहुत बच्चा होता है जिसको वो बताया, उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, बाद में अपने सोचता है ना, हम अपने एनालिसिस करके देखेंगे, दूसरा का बात क्यों मानेंगे। तो उस तरह का भी होता है। चलो ठीक है, अब वापस अपना टॉपिक पे। तो ये एक बच्चा को नहीं समझ में आया, ये निकल गया, और इसके दिल में बहुत सारा गम है, ये बेचारा पूरा पैसा पे किए हुआ है, उसका कंडीशन उंडीशन बता के 15-20 दिन में पूरा पैसा इसका चाट जाता है, इसके बाद मन भी कर रहा है इसको कि निकल जाए, मेरा पैसा वापस कर दे, पैसा भी वापस नहीं कर रहा है, फिर भी ये बेचारा जैसे तैसे करके छोड़ दिया कोचिंग आना। ठीक, तो इवेपरेट कर गया। वो बताया 5 गो बच्चा को, जिसमें 2 गो बच्चा मात्र उसका बात माना, नहीं ज्वाइन किया, बाकी 3 गो बच्चा उसके बावजूद भी जाके पकड़ा। तो कितना फर्क पड़ेगा, ऐड भी तो करवा रहा है, नया नया को भी तो जोड़ते जा रहा है, इस जिसको बोल रहा है वो बात भी तो नहीं मान रहा है, तो इस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो यही समझो ना कि इससे जो इवेपरेट किया, इसके इन्फ्लुएंस में ये सब जो भीड़ है, ये सब आया क्या, नहीं आया। तो रेट ऑफ इवेपरेशन, जब इवेपरेशन होता है ना, तो इसके इन्फ्लुएंस में ये सब नहीं आता है। फिर इधर से फिर एगो कोई इवेपरेट कर गया, उसके इन्फ्लुएंस में ये सब आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर कोई एगो इवेपरेट कर गया, उसके इन्फ्लुएंस में ये सब आएगा क्या, नहीं आएगा। तो रेट ऑफ इवेपरेशन समय के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसके इन्फ्लुएंस में तो आ ही नहीं रहा है। रेट ऑफ कंडेंसेशन में क्या हो रहा था, जम रहा था, जमना स्टार्ट कर रहा था, वो और आ जाओ और आ जाओ और आ जाओ, खूब भीड़ लग रहा था। तो रेट ऑफ कंडेंसेशन समय के साथ बढ़ते चला जाता है, और रेट ऑफ इवेपरेशन समय के साथ कांस्टेंट रहता है। तो ये ग्राफ से यही 2 बात दिमाग में रखेंगे, इवेपरेशन मतलब इवेपरेट करना, कंडेंसेशन मतलब जम जाना। रेट ऑफ कंडेंसेशन समय के साथ बढ़ेगा, रेट ऑफ इवेपरेशन समय के साथ कांस्टेंट रहेगा। जब बराबर होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ठीक है, चलो अच्छा, ये बात लिख लेते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इवेपरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ इवेपरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन कब बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हेडिंग, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पे ये जो पढ़ रहे हैं राउल्ट्स लॉ, जैसे हेनरीज लॉ पढ़े थे गैस इन लिक्विड के लिए ना, तो गैस था सॉल्यूट और लिक्विड था सॉल्वेंट। तो ये जो राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, ये किसके लिए पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड के लिए, मतलब एक लिक्विड सॉल्यूट और दूसरा का लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो एक लिक्विड सॉल्यूट दूसरा लिक्विड सॉल्वेंट। तो वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए, मतलब जो लिक्विड सॉल्यूट है वो वोलेटाइल है, भागने में तेज है, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। दोनों तो लिक्विड ही सॉल्यूशन है ना, तो एक वोलेटाइल है। एक बार और, हेनरीज लॉ किसके लिए पढ़ते हैं, गैस इन लिक्विड के लिए। और राउल्ट्स लॉ किसके लिए पढ़ते हैं, लिक्विड इन लिक्विड के लिए, जिसमें एक लिक्विड क्या होगा, वोलेटाइल होगा, मतलब जो सॉल्यूट होगा ना वो वोलेटाइल होगा। चलो, अब राउल्ट्स क्या बोले थे ये जान लेते हैं। राउल्ट्स किसके लिए पढ़ते हैं, ये तो हो गया लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। हेनरीज किसके लिए पढ़ते हैं, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। अब राउल्ट्स क्या बताए थे सुनोगे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल मतलब इंडिविजुअल जानते हो, वेपर प्रेशर मतलब जानते हो वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है ना। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, अरे 2 कंपोनेंट है ना, एक कोई लिक्विड है, फिर कोई एक दूसरा लिक्विड है, एक लिक्विड को ए मान लेते हैं, एक लिक्विड को बी मान लेते हैं। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। अगर ठीक से याद नहीं करोगे, हेनरीज लॉ पूछेगा राउल्ट्स लॉ का छीटाओगे, राउल्ट्स लॉ पूछेगा हेनरीज लॉ का छीटाओगे। ठीक है, ये जानते हो ना कि हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड के लिए, राउल्ट्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड के लिए, लेकिन ये बात थोड़े ना लिखना है। लिखना तो ये है, अगर कोई पूछेगा हेनरीज लॉ, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये लिखे थे। और राउल्ट्स लॉ, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो दोनों को बारीकी से, कंफ्यूजेबल चीज को दोनों को एक ही बार सोच लेना चाहिए, तो फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाता है। तो लिखोगे
अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर of each component in the solution is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे राउल्स लॉ तो बोल देना पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या, मोल फ्रैक्शन। इसमें भाई फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो पी ए इज इक्वल टू, जो कंपोनेंट था, दो लिक्विड था ना, तो एक को ए मान लिए एक को बी मान लिए, ठीक है। तो पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी, यही फॉर्मूला हो गया। तो बोलेंगे राउल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म बताओ, तो क्या बोलोगे, पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी। हेनरीज लॉ का क्या था, पी इज इक्वल टू के एच इंटू काई, है ना। राउल्स लॉ का है पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, और पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी। अब इसमें देखते हैं कि पी ए और पी बी क्या है ना। देखोगे वेयर, वही बॉक्स जो बनाया है उसी के नीचे लिखोगे, ये वाला है ना, जब नोट करोगे ना तो इसी के नीचे, है ना। तो पी ए एंड पी बी क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। पी ए नॉट एंड पी बी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। और काई ए एंड काई बी क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, है ना, इन लिक्विड फेज। ध्यान रखना कौन फेज, लिक्विड फेज, क्योंकि राउल्स लॉ किसके लिए है, लिक्विड इन लिक्विड के लिए ना, तो इसलिए इन लिक्विड फेज। तो अगर तुमसे सिर्फ कोई बोलेगा कि पी ए क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए, या फिर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इंडिविजुअल ना है, तो इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ ए भी बोल सकते हो, पार्शियल सेंस वही लेना है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ए के लिए बोला है ना, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए लिखे हैं वेपर प्रेशर ऑफ, लेकिन सेंस ये रहेगा पार्शियल वेपर प्रेशर। पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, है ना। काई ए एंड काई बी क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, काई ए काई बी, फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। इसका देखो, जैसे ये एक बर्तन है, इसमें सिर्फ ए है, बहुत सारा ए है, ठीक है, इसमें ए है बहुत सारा। ये एक बर्तन है, इसमें बहुत सारा क्या है, बी है, ठीक है। तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना, प्योर है ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए नॉट हो जाएगा। इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी बी नॉट हो जाएगा, क्योंकि प्योर है ना। अब दोनों को एक बर्तन में मिला दिए, जब एक बर्तन में मिला देंगे, अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए हो जाएगा। अब इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। यही तो बोल रहा है, पी ए पी बी को क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। अरे ए का ही पार्शियल वेपर प्रेशर है, लेकिन सॉल्यूशन में। अब पी ए नॉट को क्या बोल रहा है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का। अब पार्शियल वेपर बात सेम है, ठीक है ना। चलो, तो पी ए नॉट क्या हो गया, इंडिविजुअल का हो गया, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, आई वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन। ए ही का वेपर प्रेशर, लेकिन सॉल्यूशन में है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट करके, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ
पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स बोले थे कि पीटी इक्वल टू पीए प्लस पीबी हो जाएगा। ये डाल्टन्स ये बात बोले थे कि टोटल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे दो कंपोनेंट है ना, लिक्विड कंपोनेंट ए और बी, तो इसीलिए दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर ऐड कर दिए तो टोटल प्रेशर आ गया। अब इसके आगे राउल्स काम करेंगे। राउल्स क्या करेंगे कि पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू का ये बोले ना, तो यहाँ पे पुट कर दिए। पीबी के जगह पे क्या पुट कर देंगे, पीबी नॉट इंटू काई बी। ठीक, अब इसको पी ए नॉट इंटू काई ए ही रहने दो, और इसको पीबी नॉट इंटू काई बी को 1 माइनस काई ए कर दो। काई ए प्लस काई बी 1 होता है ना, तो काई बी को अकेले कर देंगे तो 1 माइनस काई ए हो जाएगा। सर इसको क्यों नहीं किए यार, कोई एक ही को कर सकते हैं ना, इसको करते तो तुम बोलते उसको क्यों नहीं किए, कोई एक को कर लेना है। ठीक है, अब पी ए नॉट इंटू काई ए प्लस पी बी नॉट इंटू 1 क्या हो जाएगा, पी बी नॉट, अब प्लस इंटू माइनस, माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए। ठीक, इसको सेपरेट लिख दो पहले, पी बी नॉट प्लस, ठीक, अब ये बचा पी ए नॉट इंटू काई ए, अब माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए, दोनों में काई ए कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए, तो पी टी इक्वल टू हो गया तुम्हारा पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए। ठीक है भाई, ये हो गया तुम्हारा। इसमें जो पीटी हो गया, ये क्या हो गया, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर हो गया। बाकी सब ऑलरेडी अभी ऊपर लिखे हैं कि पी ए नॉट पी बी नॉट क्या है, का ये क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज है ना ये। तो राउल्ट्स लॉ का टोटल कितना फार्मूला हो गया, 2 फार्मूला हो गया। ये डेरिवेशन घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करना है, नहीं कि लीक उक के उसको प्रैक्टिस करने लगेंगे घर पे जाके, इन द सेंस ऑफ, ठीक है, सेल्फ स्टडी के समय। हाँ, तो ठीक है, इस डेरिवेशन को प्रैक्टिस नहीं करना है, फार्मूला डायरेक्ट दिमाग में रखना है। राउल्ट्स लॉ का, राउल्ट्स लॉ का लैंग्वेज फ्रेम करना ना पहले, और उसके बाद फार्मूला, 2 फार्मूला राउल्ट्स लॉ का, एक तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काई ए, पी बी इक्वल टू पी बी नॉट इंटू काई बी, ये एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला पी टी इक्वल टू पी बी नॉट प्लस पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट इंटू काई ए, ये हो गया। ठीक है, चलो यहाँ पे पी ए पी बी क्या है, तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मतलब अगर पी ए कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन, या उसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन द सॉल्यूशन भी बोल सकते हो। पी बी क्या है, तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, इस तरह से करके। ठीक है, और पी टी क्या है, तो टोटल प्रेशर। ये नेक्स्ट बात, एक बार बोल दो थोड़ा, काइए क्या है, तो मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे काइए जो है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। अगर मान लो कि काई भी दिया रहता तो इसी के जगह पे यहाँ पे पी ए नॉट हो जाता, माइनस ए प्लस पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट इंटू काई भी हो जाता। तो वो तो खैर कोई भी मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा तो आराम से फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है ना, चलो तो खैर यहाँ पे काई क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कौन फेज, लिक्विड फेज। उसी तरह काई बी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। अरे काई निकाल लोगे ना, तो काई बी कैसे निकालोगे, 1 माइनस काई। अगर मान लो इसे सॉल्व करके काई 0.3 आया, तो काई बी कितना आ जाएगा, 0.7 आ जाएगा, 1 माइनस 0.3, 0.7 आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज है ना। आगे वाला बात ये है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज अगर पूछे क्वेश्चन में, ये भी पूछता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन कौन फेज, वेपर फेज। तो उसको डिनोट करेंगे वाई ए से। तो वाई ए इक्वल टू हो जाएगा पी ए बाई पी टी। वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए बाई पी टी, और वाई बी इक्वल टू हो जाएगा पी बी बाई पी टी। हालांकि जब वाई ए निकल जाएगा तो ये निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये फार्मूला लगा के डायरेक्ट 1 माइनस वाई ए करेंगे तो वाई बी आ जाएगा। तो ये जो काइए है ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज है। आई वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कौन फेज, वेपर फेज। तो अगर कोई क्वेश्चन में तुमसे बोलता है फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज, तो समझ जाना कि काइए नहीं वाई ए पूछ रहा है।
तो वाई ए इक्वल टू क्या होता है, पी ए बाई पी टी। तो पहले वो जो क्वेश्चन रहेगा उसमें पी ए पी टी जुगाड़ करेंगे और उसके बाद लगाएंगे वाई ए इक्वल टू पी ए बाई पी टी, फिर निकल जाएगा। उसके बाद वाई बी का ई फार्मूला नहीं लगाएंगे, 1 माइनस वाई ए करेंगे तो वाई भी निकल जाएगा। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट बात। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है कि वाई राउल्ट्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। देखो हेनरीज लॉ राउल्ट्स लॉ में थोड़ा ही सा डिफरेंस है। हेनरीज लॉ क्या था, गैस इन लिक्विड के लिए था, थोड़ा ध्यान से, गैस लिक्विड में डाल देते थे। और राउल्ट्स लॉ क्या है, लिक्विड इन लिक्विड के लिए है, मतलब लिक्विड को लिक्विड में डाल दिए, है ना। तो हेनरीज लॉ और राउल्ट्स लॉ में थोड़ा ही सा डिफरेंस है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि वाई राउल्ट्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ का स्पेशल केस क्यों है? तो बोलोगे कि राउल्ट्स लॉ में दो लिक्विड है जिसमें एक लिक्विड वोलेटाइल है। कंडीशन है भाई, एक लिक्विड वोलेटाइल है, वोलेटाइल मतलब भागने का टेंडेंसी ज्यादा। तो जो वोलेटाइल है वो गैस जैसा बिहेव करने लगेगा। दो लिक्विड है, एक वोलेटाइल है, तो जो वोलेटाइल है वो गैस जैसा बिहेव करने लगेगा। और जब गैस जैसा बिहेव करने लगेगा तो गैस इन लिक्विड, इधर भी गैस इन लिक्विड। तो इसीलिए स्पेशल केस है किसका, हेनरीज लॉ का। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे वाई राउल्ट्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, तो क्या बोलोगे, इन राउल्ट्स लॉ, या फिर इन बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। राउल्ट्स लॉ में बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन होता है ना, दो लिक्विड होता है ना। तो इन बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन वन ऑफ द लिक्विड इज सो वोलेटाइल, एक लिक्विड इतना वोलेटाइल होगा दैट इट एग्जिस्ट एज ए गैस, सो राउल्ट्स लॉ बिकम्स ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। तो लिखोगे, ये बात रटना नहीं है, ये बात समझ के रखना है, ठीक है। इन बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन, बाइनरी लिक्विड बोलिए मतलब दो लिक्विड अंडरस्टूड हो गया। इन बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन वन ऑफ द कंपोनेंट इज सो volatile that it exists as a gas, it exists as a gas, so Raoult's law becomes a special case of हेनरीज लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ स्पेशल केस होगा किसका, हेनरीज लॉ का। समझ के रखना है कि राउल्ट्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड के लिए, हेनरीज लॉ गैस इन लिक्विड के लिए। तो इसमें एक लिक्विड इतना वोलेटाइल होगा कि गैस जैसा बिहेव करने लगेगा, इसलिए स्पेशल केस हो गया हेनरीज लॉ का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड ना, उसी के अंदर में ना पूरा चीज़ है। तो सुनोगे, ये जो बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मतलब बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन। तो बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन को ही दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन अलग होता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, आइडियल सॉल्यूशन अलग होता है। तो आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड मतलब बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांट के पढ़ सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो द बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन may be of टू टाइप्स, दो टाइप्स हो सकता है ना। पहला नंबर क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो सीधा सीधा बात दिमाग में रख लो, वैसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, और सिर्फ यही नहीं कि फॉलो करे, ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब पूरे कंसंट्रेशन का रेंज में। इन्हें कि एक दिन सर का बात मान लिए, बोले पढ़ने के लिए तो पढ़ लिए, याद वाद कर लिए, थोड़ा है प्रैक्टिस कर लिए, और दूसरा दिन से फिर बात नहीं माने, उस केस में आइडियल नहीं कहलाएंगे, नॉन आइडियल कहलाएंगे। आइडियल तब जो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक बात माने। तो यहाँ पे भी कंडीशन लगा दिया, ही नहीं कि राउल्ट्स लॉ को कहियो बात मान लिया हो गया है, ऐसा नहीं है।
राउल्स लॉ को फॉलो करे ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, पूरे कंसंट्रेशन का रेंज में फॉलो करे, तब जाके आइडियल सॉल्यूशन कहेगा। अगर नहीं करेगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन का लिखोगे द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ over entire range of concentration is called ideal solution। ठीक है, एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल भी बोल सकते हैं, इथाइल अल्कोहल को इथेनॉल। तो अगर कहीं मिथेनॉल इथेनॉल लिखा रहे तो ये नहीं सोचना अलग है, बात सेम है ना। तो ये आइडियल सोल्यूशन होगा हेक्सेन एंड हेप्टेन, बेंजीन एंड टोलुइन, ये सब क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। मिथाइल अल्कोहल मतलब एक कार्बन CH3 और OH है ना। इथाइल अल्कोहल मतलब दो गो कार्बन और OH है ना। ये हो गया। हेक्सेन मतलब 6 गो कार्बन और वैलेंसी सबका पूरा कर देंगे है ना। और हेप्टेन मतलब कितना कार्बन, 7 कार्बन और सबका क्या करेंगे, वैलेंसी पूरा कर देंगे। उसके बाद बेंजीन, बेंजीन मतलब ये तो जानते होगे कि इसको बेंजीन बोलते हैं। और टोलुइन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3। इसको ये नहीं कि कॉपी में लिख लेना, अभी रट लेना जल्दी जल्दी नहीं, थोड़ा दिमाग में रखना। ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो बहुत बार आएगा ही, हालांकि जो लोग 11 पढ़े होगे अच्छे से, नोमेनक्लेचर में सुने होगे, 10 में भी है ही। तो ये हो गया मिथाइल अल्कोहल, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। मिथेनॉल इथेनॉल भी बोल सकते हैं। हेक्सेन हेप्टेन हो गया, बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया, टोलुइन हो गया। तो मतलब बेंजीन के ऊपर CH3 निकल जाता है तो उसी को क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। इस सब में एक बात लग रहा है, जैसे ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल ही जो है ना, ये नहीं रटना है। तुमसे कोई बोलेगा डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, एकदम खूब अच्छे से याद कर लो, है ना, कि द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज कॉल्ड कहते आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन एग्जांपल एक दो तो फ्रेम में रखना ही चाहिए एग्जांपल, लेकिन रट के नहीं, समझ के। क्योंकि बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, 4 को ऑप्शन दे देगा, अब बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो जरूरी थोड़ा ना है कि जितना हम याद किए रहेंगे उतना ही में से पूछ देगा, और भी तो रह सकता है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि कैसे पकड़ते हैं, कैसे समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन है। तो देखो ये सेम खानदान का है, अल्कोहल अल्कोहल है ना। तो अगर मान लो यहाँ मिथाइल अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल लिखे हैं, कोई लिख दे इथाइल अल्कोहल एंड प्रोपाइल अल्कोहल, तो वो भी क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि दोनों अल्कोहल अल्कोहल है ना। तो एक खानदान का है, मतलब आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना। मतलब फॉलो करेगा इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे, है ना। ये देखो हेक्सेन कार्बन वाला, ये भी हेप्टेन कार्बन वाला ही पूरा है। कार्बन बैलेंस पूरा करेंगे तो हाइड्रोजन आएगा, तो कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन। इसमें अलग बात है कि 6 कार्बन है, इसमें 7 कार्बन है। अब तुमसे कोई बोलेगा प्रोपेन ब्यूटेन क्या है, तो समझ जाओगे। अरे कंसेप्ट रखे रहोगे तो समझ जाओगे, रट लोगे सीधे, कंसेप्ट नहीं रखे रहोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो ये हो गया। ये देखो बेंजीन, आई बेंजीन के ही ऊपर CH3 निकला, तो सेम खानदान का है, मतलब क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। तो ये पहचानने का तरीका हो गया आइडियल सॉल्यूशन का। तो रटना नहीं है, एक एग्जांपल याद कर लेना। कभी अगर डिफाइन बोलता है, डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, तो लैंग्वेज लिख के एक एग्जांपल खाली लिख देना, तीनों एग्जांपल मत लिखना। वो ऐसे समझाने के लिए कि कंसेप्ट सोचा हो, उस कारण से 3 एग्जांपल लिखे। नहीं तो अगर एग्जाम में पूछे डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, तो लैंग्वेज लिख के एक एग्जाम्पल सीधे कोई भी एक एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन हो गया। अब आइडियल सॉल्यूशन में ही कुछ पॉइंट, पहला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखोगे। इस सारा जो है राउल्स लॉ का जैसे ही बात हुआ ना, मतलब 2 लिक्विड कंपोनेंट, उसमें एक वोलेटाइल है ना, तो ये क्लियर है। तो 2 लिक्विड है, तो एक को ए मान लिए, एक को बी मान लिए, ठीक। तो इसमें ए एक नहीं होगा, ए बहुत सारा होगा ना, इसमें बी बहुत सारा होगा।
अरे यार एक बॉटल में वाटर H2O रहता है, तो वाटर का H2O का एक ही मॉलिक्यूल रहता है क्या, बहुत सारा रहता है ना। तो यहाँ पे ए बहुत सारा होगा, तो इसमें जो लगेगा ना इंट्रैक्शन सब में आपस में, उसको बोलेंगे ए इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, ए इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन, ए इंट्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे, बी इंट्रैक्शन, अलग जो लगेगा। और इसको जब मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इंट्रैक्शन। कौन सा इंट्रैक्शन, ए बी इंट्रैक्शन। तो अगर कभी बोले ए इंट्रैक्शन मतलब एक कंपोनेंट के लिए बोलना चाह रहे हैं, है ना। बी इंट्रैक्शन एक कंपोनेंट के लिए, ए बी दोनों को मिला दिए। तो आइडियल का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ तो चलो ठीक है, कोई पूछेगा आइडियल सॉल्यूशन तो बोल दोगे द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। लेकिन एक्चुअली में आइडियल का मतलब क्या होता है, तो आइडियल का मतलब होता है हमेशा एक जैसा रहे, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडियल बोलते हैं। ये चीज तुम दिमाग में रख लिए, मतलब ये सोच लिए, हमेशा एक जैसा रहे। इससे क्या समझ में आया, कि ए बी इंट्रैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। ए बी ए बी बी, अरे यार दो कंपोनेंट है ना, दो लिक्विड कंपोनेंट है ना, एक लिक्विड कंपोनेंट को क्या मान लिए ए, एक लिक्विड कंपोनेंट को बी, दोनों को मिला दिए थे, ए बी इंट्रैक्शन हो गया। चलो तो ये सब तो कॉपी में नहीं रहेगा, ये सब समझने के लिए, सोचने के लिए। तो क्या हम लोग देखें कि ए बी इंट्रैक्शन सेम रहेगा, आइडियल मतलब क्या होता है, हमेशा एक जैसा। तो ए बी इंट्रैक्शन सेम होगा ए और बी बी का, ए बी इंट्रैक्शन इज सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। ठीक है। नेक्स्ट बात, आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या, हमेशा एक जैसा है। समझने के लिए यही नहीं, एग्जाम में पूछे तो हमेशा एक जैसा, सेम या एज यूजुअल, ऐसा नहीं, ये लिखेंगे। सोचने के लिए है कि एक जैसा, हाँ। तो अगर वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग पूछे, वॉल्यूम चेंज सुनते हो, वेलोसिटी चेंज या चेंज इन वेलोसिटी, है ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसी तरह वॉल्यूम चेंज मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो तुम सोचो वॉल्यूम चेंज, आइडियल सोल्यूशन के केस में वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, तो जीरो। अरे हमेशा एक जैसा ना, मतलब जितना वॉल्यूम पहले रहेगा उतना ही वॉल्यूम बाद में रहेगा। तो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। तो आइडियल सोल्यूशन के केस में वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी जीरो। तो लिखोगे वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग मस्ट बी जीरो। ठीक है। नेक्स्ट बात, उसी तरह इंथैल्पी चेंज भी जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। इंथैल्पी चेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इंथैल्पी चेंज मतलब हीट का चेंज होता है ना। तो एक जैसा ही है ना, तो जैसा इनिशियल रहेगा उतना ही फाइनल रहेगा। तो इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग भी मस्ट बी जीरो। ठीक है। चलो तो इतना में हम लोग क्या क्या देखें भाई, एक तो आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनेशन दिमाग में रखना है, एक एग्जांपल दिमाग में रख लेना है, और उसका कंसेप्ट भी सोच के रखना है कि अगर कभी क्वेश्चन आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल सॉल्यूशन, तो पहचान सके सेम खानदान का रहेगा तो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। अदरवाइज अलग अलग रहेगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद कुछ पॉइंट पर है, वो डिफरेंस लिखने में काम आता है, बहुत बार पूछ देता है राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये पॉइंट दिमाग में रखेंगे कि ए बी इंट्रैक्शन ए और बी बी का सेम होता है, वॉल्यूम चेंज जीरो होता है, इंथैल्पी चेंज जीरो होता है। ठीक है।